हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है इसमें वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें लगभग हम 35 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण या ध्वनि। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो इकाई है आपका वर्ण या ध्वनि। सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं और मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। एक और याद रखेंगे, सार्थक इकाई जब पूछेगा तो वो हो जाएगा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ऑप्शंस हैं 52, 44, 33 या 48। तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण है, अक्सर लोग 52 सोचते हैं, पर 52 नहीं है। 33 व्यंजन और 11 स्वर मिला के 44 वर्ण है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, पर हिंदी में मूलतः जो वर्ण है वो है 44। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है? ऑप्शंस हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है, मतलब उसके बोलने या लिखने में और किसी अक्षर का या और किसी वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो हम अगर सोचेंगे कि ये वर्ण है तो वर्ण नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्ण में आपका स्वर और व्यंजन सब आ सकता है, अक्षर में भी आपका सब आ सकता है, पर स्वर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो खुद ही बोली जाती है। इसके लिए और किसी व्यंजन का सहारा नहीं लेना पड़ता। व्यंजन में क्या होता है, जैसे आप क बोलोगे तो क के साथ अ का भी यूज़ हो रहा है, तो ये अकेले नहीं बोलते, स्वर की हेल्प से बोलते हैं। पर स्वर में जब आप अ बोलोगे तो सिर्फ अ ही बोलते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा की वो ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती है वो है स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शंस है प्रकंपित, संघर्षी, पार्श्विक या उत्क्षिप्त। तो जब आप ल बोलोगे तो आप देखना आपकी हवा जो है वो अंदर की तरफ जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग ल के उच्चारण में करते हैं तो जीभ से हवा निकल जाती है पीछे की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अगला सवाल है, स्वर किसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जो शब्दों के अंत में आते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर क्या होता है? वो अक्षर जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है। आप खुद बोल के देखो, आ ई ऊ री ए। तो इसमें क्या हो रहा है, हवा जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। बाकी आप व्यंजन बोलोगे तो कभी आपकी हवा अंदर जा रही है, कभी आपकी ज़बान कहीं पे टच हो रही है, पर स्वर में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर मतलब जब आप उसको बोलोगे तो हवा जो है वो आपको आवाज़ आगे की तरफ निकलती हुई प्रतीत होगी, ई ए अ। तो आप देखो कौन से में हवा आगे की तरफ नहीं आई। तो आप जब बोल के देखोगे तो ई जब बोल रहे हो तो हवा बाहर आ रही है, ई बाहर आ रही है, ए बाहर आ रही है, पर अ बोल रहे हो तो हवा कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो अ जो हो जाएगा वो पश्च स्वर हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? वो अग्र स्वर होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, अयोग वाह कौन से है? आ अंग आहा ई या ऊ ऊ। तो अयोग वाह कौन है? अंग और आहा, इनको बोला जाता है अयोग वाह। अनुस्वार है अंग और विसर्ग है आहा, इनको कहा जाता है अयोग वाह, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही व्यंजन है। अगला सवाल है, संयुक्ताक्षर कौन से हैं? क ख ग घ छ त्र ज्ञ श्र य र ल व या श स स ह। तो संयुक्त अक्षर मतलब दो अक्षरों के मेल से बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो वो होते हैं आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है वो क और श से बनता है, त्र जो है वो त और र से बनता है। तो ये सब क्या है? दो अक्षरों के मेल से बन रहे, इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त अक्षर। ठीक है। जब वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसको या तो संयुक्त व्यंजन बोलेंगे या संयुक्ताक्षर बोलेंगे। अगला सवाल है, जिनके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, मूल स्वर या अयोग वाह। तो आप जो होते हैं तीन तरह के स्वर बोलते हैं हम। एक बोलते हैं ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर जो होता है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसमें ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो अ, उ, ए और न्या। तो इसमें हम देख रहे हैं कि न्या है जो वो व्यंजन है, बाकी तीनों क्या है, स्वर है। अगला सवाल है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद किए गए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के भेद है 3। ठीक है, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला सवाल है वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, स्वर, व्यंजन, शब्द या संयुक्ताक्षर। तो जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो होता है व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर और विशेषकर अ की सहायता से ही होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है स, ह, ल और ट। तो आप देखो स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है। स्पर्श व्यंजन मतलब आपकी जीभ जो है आपके मुंह के किसी भाग को स्पर्श करनी चाहिए बोलने से, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो रहते हैं वो शुरू के जो रहते हैं ना 20-25 है वो स्पर्श व्यंजन है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। तो इन पांचों वर्ग में से कौन सा आता है, ट वर्ग में ट आता है, तो ट जो हो जाएगा वो स्पर्श व्यंजन बन जाएगा। स, ह और ल जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो अयोगवाह हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अंग और आहा ये दोनों क्या है, अयोगवाह है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरीके से स्वर है ना ही पूरी तरीके से व्यंजन है। तो अंग जो है वो अनुस्वार कहलाता है और आहा जो है वो विसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। ऑप्शन है 4, 6, 7 और 2। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर है 4, अ, ई, उ और री। इन्हीं को मूल स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क आप बोलते हो तो आप अपने आप में फील करो कि क आप अपने मुंह के कौन से भाग से बोल रहे हो, आप अपने कंठ से बोल रहे हो ना। क बोलते हो तो आपकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, इसीलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। क वर्ग में कौन कौन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंघ। ये सब क्या होती है, इसको बोलने में हवा जो रहती है, आपका मुंह जो है कौन सा भाग सक्रिय है, कंठ सक्रिय है, इसलिए ये कहलाते हैं कंठ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप च बोल के देखो, आपकी जीभ आपके कहाँ स्पर्श कर रही है, च बोलने में कहाँ स्पर्श कर रही है, कंठ में कर रही है क्या, नहीं कर रही, कहाँ कर रही है, तालु में। इसीलिए च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तालु, मुंह की छत का पिछला हिस्सा। अगला सवाल है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप ट बोल के देखो, ट बोलने में आपकी जीभ क्या होती है, पलट जाती है, तो इसको बोला जाता है मूर्धा और ट वर्ग कहलाते हैं मूर्धन्य। ट वर्ग में 5 अक्षर कौन कौन से, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये क्या है, मूर्धन्य है। तो ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य हो जाएगा। ट वर्ग मूर्धन्य, च वर्ग तालु, कंठ में क वर्ग आता है और ओष्ठ। तो जब आप प, फ, ब, भ, म बोलते हो तो आपका मुंह का कौन सा हिस्सा सक्रिय है, आपका होठ सक्रिय है, इसीलिए वो कहलाता है प वर्ग ओष्ठ, ठीक है। अगला है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब हम त, थ, द, ध, न ये बोलते हैं तो आप देखो आपका होठ चल रहा है, तालु में जाके जीभ टच हो रही है, कंठ से आवाज़ निकल रही है, दांत में टच हो रहा है। तो जब हम त, थ, द, ध, न ये बोलते हैं ना तो हमारी जीभ हमारे दांतों को टच करती है, इसीलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया कि जब हम प वर्ग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो हमारे मुंह का होठ वाला हिस्सा सक्रिय है, इसलिए प वर्ग जो है वो ओष्ठ है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा वर्ण घोष है, क, च, द या था। तो घोष व्यंजन में कौन आता है, द आता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है घोष है, जिसको सघोष भी बोलते हैं। तो द जो है वो त वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए द जो है वो सघोष है और शुरू के 2 जो रहते हैं वो अघोष होते हैं।
अगला सवाल है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन हमने क्या बोला था कि वो व्यंजन तो जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कौन है संयुक्त व्यंजन? ऑप्शन नंबर बी ज्ञ। ये जो है ज और न्या के मेल से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला सवाल है उच्छिप्त व्यंजन कौन से है? य व, अड़ अड़हा, श स या च छ। तो उच्छिप्त व्यंजन किसको बोला जाता है? अड़ा और अड़ा को। इनके उच्चारण में जीभ जो है वो झटके के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इसको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। अगला सवाल है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो जिसको बोलने में आपकी मुंह से जो हवा है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो आप बोल के देखो र, ल, व, य। तो र, व और य बोलने में हवा बाहर आती है अंदर से, पर ल बोलने में हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है, इसीलिए ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में हमारी जीभ थोड़ी सी कांपे, ठीक है। तो आप बोल के देखो किसको बोलने में जीभ थोड़ी सी कांप रही है, 2-3 बार कांपनी चाहिए। ल, र, ह और म। तो र बोलने में हमारी जीभ में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा, इसीलिए र जो है वो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है काकल्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं य, स, ह या ड़। तो काकल्य व्यंजन किसको बोलते हैं? काकल्य व्यंजन में आता है आपका ह। ये क्या होता है? ह का उच्चारण स्वर यंत्र मुख ग्लॉटिस से होता है, मतलब आपकी जो एपिग्लॉटिस बोलते हैं ना, जो पीछे वाली भाग, जो खान वाली मूवी में माय नेम इज़ खान में बोलते हैं ना ख ख पीछे से बोलो, तो ह जो है इसका उच्चारण आपके हलक से होता है, हलक से। तो हलक से होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? काकल्य वर्ण, ठीक है। हलक को ही हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र मुख या एपिग्लॉटिस इंग्लिश में कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक वर्ण कौन से है जिसके लिए अंक की मात्रा लगती है? हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो कहलाता है अनुनासिक वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अनुनासिक। अगला है अर्धस्वर कौन से हैं? ऑप्शन से य, व, र, ल, श, स या छ, त्र। तो अर्धस्वर किसको बोलते हैं? अर्धस्वर जो होता है वो ध्वनियाँ जो कभी स्वर की तरह और कभी व्यंजन की तरह उपयोग होती है, जिसमें कौन आते हैं? य और व, और इन्हीं को बोला जाता है अर्धस्वर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण कौन सा है? तालव्य वर्ण श, स, ह। हम तो जानते हैं कि च वर्ग जो होता है वो तालव्य में आता है, पर ये जो आते हैं य, श, स, ह, इसमें से जिसको बोलने में आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श करेगी वो हो जाएगा तालव्य वर्ण। तो आप देखो श, स और ह, इसको बोलने में से किस में तालव्य आ रहा है? तो जो सपेरा वाला स होता है वो दंत है, ठीक है। श सलजम का जो होता है इसका उच्चारण होता है तालव्य से, इसलिए इसको बोला जाता है तालव्य शकार, और सपेरे वाले स को बोला जाता है दंत स। अगला है निम्नलिखित में से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य वर्ण क्या हो जाएगा? जिसको बोलने में, जैसे आप ट वर्ग मूर्धन्य है तो उसको बोलने में आपकी जीभ क्या होती है? पलटती है ना। तो हमने देखा था कि स सपेरा वाला जो है वो दंत है, श सलजम वाला जो है वो तालव्य है, और स षटकोण वाला जो है वो क्या है? आपका मूर्धन्य है। तो तालव्य वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य। ज जो आता है वो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? सब षटकोण वाला स। ज जो आता है वो आपका तालव्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सपेरा वाला स जो होता है वो दंत्य स कहलाता है, इसीलिए स सपेरे को दंत्य वर्ण बोलते हैं। श सलजम का जो है वो आपका कहलाएगा तालव्य, और स षटकोण का कहलाएगा आपका मूर्धन्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो जैसे प वर्ग ओष्ठ्य होता है तो उसको बोलने में आपके मुंह का होठ वाला हिस्सा सक्रिय होता है, वैसे ही आप देखो कि अ, आ, ई और उ किसको बोलने में आपका होठ काम कर रहा है? तो उ बोलने में हमारा होठ काम कर रहा है, इसीलिए उ जो हो जाएगा वो ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा, ठीक है। उ और उ जो होते हैं उसके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ओष्ठ्य वर्ण।
अगला सवाल है ज वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ऑप्शन है ज और न्या, आधा ज और न्या, ज और या, आधा ज और ना। तो ज्ञा वर्ण जो रहता है वो आधा ज और न्या के संयोग से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमको कंफ्यूज करने के लिए पूरा ज और न्या भी दिया है, पर पूरे ज का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे ज आधे का होता है, इसलिए ज जिसके नीचे हलंत है उसको यूज़ करेंगे और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन है क और दंत स, क और मूर्धा स, क और च या क और छ। तो छ वर्ण चिन्ह जो है छ क्षत्रिय का होता है, वो क और स के संयोग से बनता है, इसीलिए इसको छ बोला जाएगा आधा का और स षटकोण का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम नॉर्मली 11 स्वर बोलते हैं, पर मात्रा के आधार पर स्वर जो रहते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो आपका मात्रा है अ की उसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इस कंडीशन में मात्रा सिर्फ 10 गिनी जाती है। अगला सवाल, अच्छा ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस जो वर्णमाला पर आधारित थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्णमाला से आपको 1-2 क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें कूट वाले और कथन वाले प्रश्न होते हैं, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन ही आपको वर्णमाला से देखने को मिलते हैं, भले ही वो 1 नंबर का हो। ठीक है, तो वर्णमाला की चैप्टर का यहाँ पे समापन होता है। अगले सब क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।